हेलो नमस्कार साथियों। मैं संदीप गिल एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। देखो भी अपने को पता है, उसी के रिकॉर्डिंग अपनी क्लासेस डाल रहे हैं। किस चीज़ का पता है? यानी पशु परिचर 2013 की भर्ती। तो देखो भी बात यूं है कि मैंने पीछे काफ़ी वीडियोस डाल दी है। धीरे धीरे आपको उस एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो देखो भी आपने बहुत सारे देखा होगा, चैनल्स के ऊपर बहुत सारे ऑनलाइन वीडियो अपलोड्स हो रही है। कृत्रिम गर्भाधान, लोगों ने एक टॉपिक को पकड़ लिया है, बहुत लंबा खींच रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि जिन्हों को इस फील्ड के बारे में नहीं भी पता, फिर भी वो लोग इसके ऊपर बहुत सारा ऐसे डाल रहे हैं ना। तो कोई बात नहीं। देखो भाई, एक्चुअली कृत्रिम गर्भाधान को जब आप पढ़ते हो, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक और एक बहुत बड़ा फायदा भी और एक बहुत बड़ा नुकसान भी। अगर अपने देखें, भारत की जो देसी नस्लें हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ओवरऑल बातों को बीच बीच में अपन डिस्कस करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएगी जो हमेशा एग्जाम में मददगार रही है और रहेगी। बात यूँ कि आप पढ़ते हो कृत्रिम गर्भाधान, और इससे पहले मैंने एक टॉपिक डाल दिया है कि कृत्रिम गर्भाधान क्या है? प्रजनन का एक प्रकार है। देखो भाई, सुनते जाना बातें, ध्यान आपका इधर होना चाहिए बस। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपका ध्यान मांगते। क्या ये प्रजनन का एक प्रकार है? बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल इजी, आपकी सुविधा के अनुसार चलते हुए बताऊंगा कि ये एक कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, प्रजनन का एक प्रकार है भाई। और अब बात ये आ जाती है कि ये प्रजनन जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये क्या है? मैंने पीछे की वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है कि प्रजनन का मतलब है नर तथा ठीक है। प्रजनन का मतलब क्या है? अभी नर व मादा के बीच क्रॉस कराना। अब ये क्रॉस क्यों कराएंगे? क्रॉस इसलिए कराया जाता है कि ताकि क्या हो, नई संतति उत्पन्न हो जाए। नई संतति उत्पन्न हो जाए, इसलिए क्या कराया जाता है? क्रॉस। बस ये कहलाता है प्रजनन। और प्रजनन का ही एक प्रकार है जिसका नाम है कृत्रिम गर्भाधान। समझ आई ना? भी प्रजनन का ही एक प्रकार क्या है? कृत्रिम गर्भाधान। और प्रजनन क्या है? नर व मादा के बीच संभोग क्रिया करा रहे हो, मैथुन क्रिया, क्रॉस, कुछ भी करवा के एक नई संतति पैदा कर रहे हो। तो उससे जो नया बच्चा पैदा हो रहा है या जो नई संतति हो रही है, उसी के प्रयास हो रहे हैं ना नई संतति पैदा करने के। तो वो नई संतति पैदा करनी है तो उससे पहले आपको भी पता, चाहे ह्यूमन है चाहे आप प्लांट देख लो, हर किसी में क्रॉस करवाना पड़ता है, मेल और फीमेल का। फिर जाके एक नई संतति उत्पन्न होती है और उसे प्रजनन कहते हैं। अब ये प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अगर आपने देखा कि नर प्लस मादा को क्रॉस कराने में किसी का कोई योगदान नहीं है, यानी मनुष्य इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, नर व मादा ने अपने आप ही मैथुन क्रिया कर ली है, उसमें नर का कोई योगदान नहीं है, उसने कुछ नहीं किया उसमें, तो वो तो कहलाएगा प्राकृतिक प्रजनन। ठीक है भाई, वो को कहलाएगा अपने प्राकृतिक प्रजनन। परंतु जहां पे नर व मादा के क्रॉस में या उनके मिलन में मनुष्य ने कहीं ना कहीं कार्रवाई कर दी, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। ये तो एक जनरल सी बातें थी जो आपको बताऊं कि अगर आपने कभी सुना ही नहीं है कि क्या होता है, तो भाई कृत्रिम गर्भाधान का मतलब क्या होता है कि जब भी घरों में आप गाय भैंस रखते तो वो हीट में आती है,
और मध्यकाल में आती है, घर वाले बोलते हैं कि भाई गाय बोलने लगी है, इसको टीका रखवा दो। अगर डॉक्टर आके टीका रख जाता है तो वो तो कृत्रिम गर्भाधान हो गया, क्योंकि वो काम किसने किया, वहां पे ह्यूमन ने किया। और गांव में कई बार क्या होता है, गाय बोलती है या बोलने लग जाती है, कोई भैंस है, तो क्या करते हैं, गांव से कोई एक सांड है या जिसे अपने बुल बोलते हैं उसको लाते हैं, गाय के पास छोड़ते हैं, वो उससे मैथुन क्रिया करता है, तो वो प्राकृतिक प्रजनन होता है। प्राकृतिक प्रजनन के बारे में मैंने पिछली पूरी वीडियो में डाल दिया है कि उसमें भी क्या क्या चीजें आएंगी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने डाली है। बिल्कुल आप लेक्चर नंबर 3 देखना, आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अंदर मैंने, ठीक है भाई। तो ये था अपने कृत्रिम, अब भी पढ़ाया था प्रजनन, और प्रजनन के अंदर ये कृत्रिम गर्भाधान क्या चीज होती है इसके बारे में बताया है। तो आगे बढ़ते हैं अब अपने, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं भी, जो नेचुरल मैटिंग है उसी को क्या बोला जाता है, इसी नेचुरल मैटिंग को बोला जाता है प्राकृतिक प्रजनन। और इस पे आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो इसी एग्री दर्पण के चैनल पे जाना, 3rd नंबर पार्ट में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग। हाँ जी, तो देखो भी प्राकृतिक प्रजनन मैंने कल बता दिया था पूरा। ठीक है, अब प्राकृतिक प्रजनन मैंने पूरा बता दिया था कि लास्ट में अपने से उत्पन्न क्या करनी, एक संतति, एक नई संतान पैदा करनी, और कुछ नहीं करना। होता क्या है, पहले छोटी छोटी बातें देखते। देखो मादा जो होगी उससे क्या जाएगा, अंडाणु जाएगा। मादा से सिर्फ एक ही अंडाणु निकलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। और उसके साथ मिलन होएगा नर की तरफ से आने वाले शुक्राणु का। ठीक है, किसका होगा भी, शुक्राणु का होगा ना। जब ये दोनों, ये प्रोसेस कराना पड़ता है, इसी को प्रजनन बोलते हैं। अंडाणु है शुक्राणु का क्या कराना, अपने को मिलन कराना है, तो ये मिलन कराना ही क्या कहलाता है, प्रजनन। अब ये मिलन अगर अपने आप कर रहे हैं वो तो वो प्राकृतिक है। और अगर वो क्या है, मनुष्य उसमें किसी ना किसी तरीके से इंटरफेयर करता, और कैसे करता, बहुत बड़ा इंटरफेयर करता, अभी देखना आप लोग, है ना, उसके अंदर, तो वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक, सॉरी कृत्रिम गर्भाधान बोल दो या कृत्रिम प्रजनन बोल दो, बात एक ही है, गर्भधारण ही होना है लास्ट में जाके, देखो, है ना। अब अंडाणु तथा शुक्राणु का जैसे मिलन कराओगे तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलन को कहा जाता है निषेचन, और अंग्रेजों उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ये रहा भाई सौदा पत्ता, उसे बोलते हैं निषेचन। ये मादा के जननांग में होते, एक एक बात खोल के बता दूंगा, ऐसा लगेगा कि सर जी सारा कुछ ही पढ़ दिया। हाँ जी, इसके बाद क्या होता है आगे, ये दोनों जब मिल जाते इसे बोलते हैं निषेचन। यहां से एक बनता है जिसे बोला जाता है जाइगोट। क्या बोलेंगे भाई, जाइगोट। और इसी जाइगोट से बन जाता है भ्रूण। नाम बहुत सुने होंगे ना, भ्रूण ज्यादा तो नहीं सुना, तो आजकल बहुत दयनीय बात है कि जहाँ पे भ्रूण की जांच होती है, कन्या भ्रूण हत्या नाम सुना होगा ना। तो भ्रूण क्या होता है लास्ट में, जब अपरिपक्व अवस्था होती है किसी बेबी या बच्चे की, है ना। अब भाई ये भ्रूण धीरे धीरे एक किसका रूप लेता है, एक बच्चे का रूप ले लेता है, है ना। और जब ये बड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये जन्म दे देता है उसको, और यही अपने पास संतति या बच्चा या संतान कुछ भी कह लो। अब ये पूरा प्रोसेस करना है। अगर ये अपने आप हो रहा है, जैसे यहाँ कहीं झुंड में गाय खड़ी है, इधर कोई मेल खड़ा है, इसके साथ इसने आके मैटिंग करी, चल शुक्राणु अंडाणु मिले, इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं करा प्राकृतिक। अब प्राकृतिक प्रजनन या प्राकृतिक गर्भाधान बोल देंगे, क्योंकि उसके गर्भ का क्या होगा, धारण हो गया ना, क्योंकि बच्चे को गर्भ में पलना ना, इसलिए। तो अब ये क्या हो गया, इन नर व मादा का जहां पे मिलन हुआ, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिल जाती है, इसे जाइगोट कहते हैं। फिर भ्रूण बनता है, लास्ट में एक बच्चे का निर्माण होता है। जैसे देखो ये हैप्लॉइड होती है, इसे एन होता है, अगुणित, ये भी अगुणित होती है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये द्विगुणित बनाते हैं। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये
द्विगुणित बनाते हैं ना, जिसे 2n बोलते हैं। आप कभी देखना जब भी पूछा जाता है गुणसूत्रों की संख्या, जैसे मनुष्य में देखना कभी ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ऐसे 46 2n बराबर लिखा मिलेगा। गाय में देखना 2n बराबर 60 लिखा मिलेगा। तो इसका मतलब क्यों होता है, क्योंकि नर व मादा दोनों का योगदान है। यहाँ पे 2 का मतलब एक n नर की तरफ से, एक n मादा की तरफ से। वो n यही होते हैं, एक अंडाणु होता है और एक शुक्राणु होता है, दोनों अगुणित कोशिकाएं होती है, द्विगुणित नहीं होती। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से एग्जाम्पल बताइए अगुणित का। आपको अंडाणु दे देगा वहां पे, आपको जाइगोट दे दिया, आपको भ्रूण दे दिया, उपयुक्त तो सभी दे दिए, आपको पता है ये भी द्विगुणित है, ये भी द्विगुणित है, परंतु ये अगुणित है क्योंकि ये एक एक है और एक बाद में क्या हो गए, दो। हम दो हमारे दो वाली बात हो जाती है। ठीक है भाई, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं हम। तो अब अपने स्टार्ट करेंगे कि जब इसको करवाने का काम कौन करता है, मनुष्य, उसे बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। और भाई गर्भाधान कभी ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले बहुत सारी एक्टिविटी होती है। उससे पहले क्या होती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। सुनो होता क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा उससे पहले मध्यकाल पढ़ना पड़ेगा। मध्यकाल बोलते हैं, प्योर हिंदी भाषा में या फिर लोकल भाषा में पाली में आना बोला जाता है। ठीक है, और अगर आप अंग्रेजी भाषा की बात करोगे तो अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है एस्ट्रस पीरियड, एस नाम से इसको जाना जाता है। ये 3 नाम इसमें इंक्लूड होते हैं। मध्यकाल का मतलब क्या होता है, मध्यकाल का मतलब होता है कि जो मध्यकाल के टाइम मादा में एक हार्मोन रिलीज होता है, मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है भाई। ठीक है भाई लोगों, जब सुनना ये बातें हैं, इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होएगा। ये टॉपिक यहाँ नहीं है, टॉपिक आगे बढ़ा है, आपको सीधा बता दिया गया। ये बातें बहुत पीछे रख ली गई, छुपा ली गई आपसे, है ना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखना आपसे ये चीजें एक्चुअली में छुपा ली गई है भाई। आपसे पूछा जाए मध्यकाल क्या है, तो मध्यकाल वो एक काल है, एक समय है जिस समय क्या हो रहा है कि मादा के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। ये फीमेल का सेक्स हार्मोन होता है और नर का टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन होता है। अब ये जैसे ही हार्मोन रिलीज होता है तो मध्यकाल के पता लगना चलता है, इसके कुछ लक्षण अपने को दिखते हैं ना। इसके क्या दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं। लक्षण का बोले तो पशु बार बार बोलना शुरू करता है, मादा होती है वो बार बार बोलती है। ठीक है, घरों में देखना आप, सुनना कभी बुजुर्ग लोगों से ये बातें सुनना। उसके बाद सेकंड पार्ट, दूसरे पशु पर चढ़ना, दूसरे पशु पर चढ़ना, यानी ये माउंट करेगी दूसरे पशु पर, दूसरे पशु पर चढ़ना शुरू करेगी। तीसरी बात देखना, उसके जो जननांग होंगे, जननांगों में सूजन आएगी, लाल हो जाएंगे और वहां से द्रव पदार्थ क्या होगा, स्त्रावित होएगा भी। इसके अलावा दूध देना कम हो जाता है। ये कुछ करेक्टर्स, ये कुछ करेक्टर ऐसे हैं, या उठना बैठना, रेस्टलेस फील करना, बहुत सारे ऐसे करेक्टर शो कर देते हैं। तो उस समय पता चलता है कि कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो मादा ये लक्षण प्रकट कर रही है। ये लक्षण इसलिए प्रकट कर रही है कि मादा की क्या है, संभोग की इच्छा है। क्या है, उसकी संभोग की इच्छा है। और जिस समय मादा की संभोग की इच्छा होती है उसी समय को क्या कहा जाता है, मध्यकाल कहा जाता है। अब जब संभोग की इच्छा नहीं होगी, जब संभोग की इच्छा नहीं होगी तो बताओ कि मैथुन क्रिया अपने करवा सकते हैं क्या, नहीं करवा सकते। पशुओं में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि
वो फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, उनके अंदर ओवा रिलीज होता है। कैसे होता है? अंडाणु जनन, ऐसी कुछ क्रियाएं होती है, मैं बताऊंगा आपको सारी बातें किसमें होता क्या है, ठीक है, किसमें होता क्या है ना। दूसरे पशु पर चढ़ना, जननांगों में सूजन आना, लाल हो जाना, वहां से द्रव स्रावित होना, दूध देना कम कर देना, रेस्टलेस फील कर देना, खाना पीना छोड़ देना, ये सारे के सारे लक्षण है मध्यकाल के। और वही क्वेश्चन पूछा जाता है मध्यकाल के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताओ, तो एस्ट्रोजन है भाई, ठीक है। और जब मध्यकाल किसे कहेंगे कि जब मादा की संभोग करने की इच्छा होती है, तो उसका उस समय को कहा जाता है मध्यकाल। अपन सिर्फ उसी समय संभोग क्रिया करा के मादा को गर्भित करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते, ठीक है। तो मध्यकाल समझ आया किसे कहते हैं, और मध्यकाल के लक्षण आपको पता है। और पूछा जा सकता है कि मध्यकाल के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय या भैंस या कोई भी पशु है, उसका पावसने के लिए या उसके क्या कह सकते हैं कि दूध उतरने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में बोलते हैं ना। ये टिक्के वाला दूध है ना, टिक्का लगा के निकालेगा, तो वो हर चीज बताऊंगा काम कैसे करती है। बस आप जुड़े रहिए चैनल से, विश्वास रखिए। अब देखो, अब अपने को पता चल गया कि मध्यकाल किसे कहा जाता है, पता चल गया ना अभी मध्यकाल किसे कहा जाता है। अब एक बात और सुनने में आएगी, जैसे ही मध्यकाल के अंदर मादा की संभोग करने की इच्छा होती है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। मध्यकाल में क्या होती है, मादा की संभोग करने की इच्छा होती है, और उसी समय अगर आप संभोग क्रिया करवा देते हो तो नर की तरफ से जाएगा शुक्राणु, फिर से वही थोड़ी सी बात रिपीट होएगी भी, ठीक है। जबकि मादा की तरफ से क्या आएगा, अंडाणु, ठीक है भाई, क्या आएगा, अंडाणु आएगा। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। देखो भाई एक बात, बड़ी ही मस्त बात, सुनने वाली बात है। देखो आपने कहा कि शुक्राणु व अंडाणु मिल जाएंगे तो निषेचन हो जाएगा, तो मतलब भी भला हो जाएगा, बच्चा पैदा हो। अगर किसी कारणवश ये दोनों नहीं मिल पाते, क्या नहीं मिल पाते, इन दोनों का क्या होता है, नहीं होगा मिलन, नहीं होगा मिलन। क्यों नहीं होगा, वो देखते क्यों नहीं। जब इनका आपस में मिलन नहीं होगा, तो अब ये जो शुक्राणु होता है ये सिर्फ जीवित रह सकता है 36 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद मौत इसकी निश्चित है, इसकी मृत्यु निश्चित है, ये मरमरा जाता है। अब बच गए कौन, अंडाणु, कौन बच गए, अंडाणु। और एक टाइम होता है कि अंडाणु भी नष्ट हो जाता है, 120 डेज लगभग ये इसकी एज होती है ना वैसे तो। पर बात क्या है, अपने इस बेस पे उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे इसको, अपने पढ़ेंगे कि देखो जब क्या हुआ, मैटिंग करवाई गई, मैथुन क्रिया करवाई गई, मादा के जननांग के अंदर क्या चला गया, शुक्राणु, और उधर से आया अंडाणु। अगर दोनों मिल गए तो निषेचन होगा, मादा गर्भित हो जाएगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, कहानी खत्म। कई बार क्या होता है, ये इससे मिल ही नहीं पाता। जब मिल नहीं पाता तो भाई देख शुक्राणु नष्ट हो जाता है, बच गया अंडाणु, कुछ दिनों बाद अंडाणु भी क्या हो जाता है, खत्म, ये भी क्या हो जाता है, खत्म। जैसे ये खत्म होता है तो फिर से 21 दिन बाद, कितने दिन बाद भाई, 21 दिन बाद फिर से मादा की संभोग की क्या होती है, इच्छा होती है, और उसी को फिर क्या बोला जाता है, मध्यकाल बोला जाता है। भी एक बार अंडाणु जनन होना शुरू होएगा ना, तो मादा के अंदर क्या है ना, इच्छा प्रकट होगी मैथुन क्रिया करने की, है ना। तो मैथुन क्रिया की इच्छा प्रकट होगी तो अपने नर को ले आएंगे, दोनों के जब मैथुन क्रिया करवाई जाएगी, अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे, निषेचन हो जाएगा। अगर निषेचन नहीं होता ना, उस कंडीशन में क्या होता, अपने को वो चीज मैंने ज्यादा पढ़ रही है ना, नहीं होता तो शुक्राणु भी मर जाता है, और थोड़े दिन बाद अंडाणु भी मर जाता है, फिर से नया अंडाणु बनेगा ना, तो एस्ट्रोजन के कारण फिर से इच्छा प्रकट होगी। जब जब मादा की इच्छा प्रकट होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, मध्यकाल बोला जाएगा। पहला मध्यकाल हुआ, अंडाणु खत्म होने के बाद फिर से मध्यकाल आया,
तो दो मध्यकाल के बीच के समय को कहा जाता है मध्य चक्कर। ये बात याद रख लेना, अपने जहन में मजबूत करके इस बात को काबू कर लेना कि दो मध्यकाल के बीच का समय। यहां लिख देता हूं, उसे बोला जाता है मध्य चक्कर। ये बातें अगर आपको किसी ने क्लियर करवा दी तो आपका कल्याण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? आपका कल्याण हो गया, ये मान लो। ठीक है भाई, अब बात समझ आई ना मध्य चक्कर और मध्य काल में क्या डिफरेंस। अब मध्य चक्कर की चार अवस्थाएं होती है, तो अब अपने पढ़ते हैं मध्य चक्कर की अवस्थाएं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य चक्कर की अवस्थाएं। अब मध्य चक्र की अवस्थाएं होती है चार। पहली को बोलते हैं प्रोएस्ट्रस। ठीक है, दूसरे को बोला जाता है एस्ट्रस। तीसरी अवस्था को बोला जाता है मेटा एस्ट्रस। क्यों मैं एस्ट्रस वर्ड पता क्यों यूज? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, और एस्ट्रस पीरियड और एस्ट्रस साइकिल नाम हिंदी इंग्लिश के अंदर। और लास्ट वाली अवस्था का, अंतिम अवस्था का नाम है डाई एस्ट्रस। यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे और बना के बताऊंगा भी कैसे बनेंगे। ये बातें आपने याद कर लेनी है कि मध्य चक्कर की अवस्थाएं होती है चार। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती है? भी चार। अब अपने पढ़ लेते हैं यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम, मादा का जननांग पढ़ लेते हैं। ये मादा का जननांग है। क्या भी ये अपने पास मादा का जननांग है। मादा का जननांग के अंदर इसे बोला जाता है अंडाणु। अंडाणु नहीं बोलते इसको, ओवरी बोला जाता है। सॉरी, अंडाणु तो इसमें से निकलता है ना। हाँ, अंडाणु बोलेंगे इसको, अंडे अंडाणु या अंड बोल सकते हैं इसको। तो थोड़ा सा इंग्लिश में एक वर्ड यूज करूंगा, सॉरी। इसे बोला जाता है ओवरी। ठीक है, ये इसके साथ यहाँ पे ऐसे जुड़ी होती है, जो यहाँ नलिकाएं आती है, ये इन नली को बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। कर तो नहीं रहा ना? फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ठीक है भाई, अब ये जो भाग यहाँ वाला होता है इसे बोला जाता है गर्भाशय, और इस भाग को बोला जाता है सर्विक्स या फिर ग्रीवा बोला जाता है। और ये भाग भार भार वाला इसे बोला जाता है योनि। तो ये क्या होते हैं? पांच भाग होते हैं मादा जनन अंग के। कितने भाग हो गए भी मादा जननांग के? पांच भाग हो गए। ये अपने पास क्या है? मादा जनन अंग। ये मादा जनन अंग। अब सुनना होता क्या है। सबसे पहली बात, ये जो अंडाणु होता है या ओवरी होता है, इसमें छोटे 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 दाने से बनते हैं, जिसे बोला जाता है फॉलिकल। क्या बोलते हैं? फॉलिकल। बनना स्टार्ट होते, फॉलिकल बोला जाता है। फॉलिकल्स वैसे बोला जाता है, फॉलिकल बोलते, छोटे छोटे यहाँ पे बनना स्टार्ट होते। ठीक है, और फॉलिकल जिस स्टेज के अंदर बनते हैं उस स्टेज को कहा जाता है प्रोएस्ट्रस। यानी अंडाणु के अंदर जब छोटे छोटे फॉलिकल्स बनेंगे, और इनको बनाने का काम कौन सा हार्मोन करेगा भाई? यहाँ पे जगह है ना, तो यहाँ पे लिख देना एस्ट्रोजन। बात सुनना भाई, बहुत काम की बातें हैं आपके। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ओवरी या फिर अंडाशय के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स बनेंगे, और ये फॉलिकल्स जब बनेंगे तो उस स्टेज या उस टाइम को कहा जाता है प्रोएस्ट्रस, जो लगभग 2 दिन की स्टेज होती है। ठीक है भाई, अब जैसे ये क्या होगी स्टेज
बन गई। अब धीरे धीरे ये फॉलिकल्स क्या बनना शुरू होता है, बड़ा होना शुरू होता है, मैच्योर होना शुरू होता है, जिसे बोला जाता है अंड जनन स्टेज। अंड जनन यानी ये एक अच्छे मैच्योर अंडाणु का रूप लेके इधर बाहर की आना शुरू करता है, यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू करता है, जिसे बोला जाता है अंडाणु जनन। क्या बोलेंगे, यानी अंडाणु बन चुके हैं, ओव्यूलेशन हो चुका है, अंडाणु बन के नीचे की तरफ आना शुरू हो गए हैं। अब जब ये अंडाणु बन के नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पे देखो भाई, अब अपने को क्या करना है, शुक्राणु भेज के फर्टिलाइजेशन करा दो, एकदम लोहा गर्म है और थोड़ा मार दो, वो बात हो जाती है यहाँ पे मित्रों। अब देखो क्या होएगा, अंडाणु जनन हो जाएगा। बहुत ही बड़ी बात, ये सबसे छोटी अवस्था, ओनली 12 से 18 घंटे की अवस्था। कितने घंटे की, ओनली भाई 12 से 18 घंटे की अवस्था। जगह का मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं भाई, देख लेना ना। हाँ जी, वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। ओनली 12 से 18 घंटे की अवस्था होती है भाई, ये सिर्फ 12 से 18 घंटे के अंदर ही रहती है, और इसमें ये अंडाणु परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत ही बड़ी बात है, सबसे छोटी अवस्था। कैसी अवस्था है, सबसे छोटी अवस्था है भाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अवस्था कौन सी है। अंड जनन की टाइम के अंदर एक अवस्था जिसे एस्ट्रस बोलते हैं, और सबसे सबसे मतलब कह सकते हैं छोटी अवस्था। क्वेश्चन पूछा गया मध्य चक्र की सबसे छोटी अवस्था का नाम बताओ। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर बैंक एएफओ का पेपर होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, उसमें 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2017, 2018 और 2021 के अंदर तीनों बार ये रिपीट हुआ है। अब क्या होगा, अब ये अंड बन चुका है, यहाँ पे मैच्योर हो गया है भाई लोगों। जैसे मैच्योर हो गया, यहाँ पे आ गया ये, अब इसके ऊपर क्या भेज दो, नर की तरफ से शुक्राणु भेज दो, तो अपन कह सकते हैं मैथुन क्रिया या निषेचन के लिए सबसे उत्तम या सर्वोत्तम, ठीक है। तो ये क्या होएगी, मैथुन क्रिया के लिए सर्वोत्तम अवस्था। आपसे पूछ लिया जाए कि मैथुन क्रिया के लिए कौन सी अवस्था सबसे बढ़िया होती है, तो ये सबसे बढ़िया अवस्था का नाम क्या है, एस्ट्रस। सबसे छोटी भी है, सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कि इस समय आप निषेचन क्रिया करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो अंड था वो परिपक्व होके यहाँ तक पहुंच गया है। अब बात सुनो मेरे भाई लोगों, कि जैसे ही सुनो, जैसे ही क्या होएगा, ये आपस में दोनों क्या आएंगे, मिल जाएंगे, और मिलन ही क्या कहलाता है, निषेचन। और जैसे निषेचन हो जाएगा तो ये बन जाएगा जाइगोट। भाई क्या बन जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा। बात याद रखना, अब तक एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा था, अब ये यानी फर्टिलाइजर हो गए, तो यानी मादा गर्भित होगी, यानी प्रेग्नेंट हो गई है। मादा यहाँ पे क्या हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो गई है। और जैसे ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो यहाँ पे एक अवस्था बनना, एक ग्रंथि बनना शुरू हो जाती है। अंडाशय के अंदर एक ग्रंथि बनती है, जिसे ग्रंथि को बोला जाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बोला जाता है, ठीक है भाई। ये एक ग्रंथि है, ये क्या एक ग्रंथि है। ये क्यों बनती है कि भाई ये जो बच्चा अंदर पैदा बन रहा है, इसका पालन पोषण करना है, इसके एनवायरनमेंट को अंदर को सेट करना है, ताकि यहाँ पे अच्छे से क्या होता रहे, उसका पालन पोषण होता जाए। और ये कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन को रिलीज करती है, जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन है ना। तो देखो भी, मादा में 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। फिर से एक बड़ा क्वेश्चन बन के सामने आ गया कि जब मादा प्रेग्नेंट होती है, उसके अंदर हार्मोन ज्यादा कौन सा होएगा, प्रोजेस्टेरोन, जबकि कम कौन सा होएगा, एस्ट्रोजन। और जब मादा गर्भित नहीं है, उस समय क्या होएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होएगा और प्रोजेस्टेरोन कम होएगा। तब कहते हो कि सर जी चेकअप कराते हैं मादा का, ब्लड टेस्ट कराते हैं कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो वो कैसे पता चलता है, क्या ब्लड के अंदर से आवाज आती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं? ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि वहां पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बड़ा है। जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बड़ा तो दैट्स मीन मादा प्रेग्नेंट है। आई बात समझ में भाई।
अब इसमें क्या होता है, पूछा जाता है मेटा एस्ट्रस में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। और जबकि कंप्लीट कार्पस ल्यूटियम बन के कंप्लीट कब बन जाती है, डाई एस्ट्रस के अंदर। और डाई एस्ट्रस सबसे बड़ी अवस्था, डाई एस्ट्रस क्या है, सबसे बड़ी अवस्था है। डाई एस्ट्रस क्या है भाई, सबसे बड़ी अवस्था है। अब क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम यह बन गया, क्या हुआ भाई, बन गया। अगर ये बन गया है तो ठीक, तो ये इनको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करना शुरू करेगी ना। और पूरी तरह बन के कब स्टार्ट हो जाएगी, डाई एस्ट्रस के अंदर। ये 17 दिन की स्टेज होती है डाई एस्ट्रस। मेटा एस्ट्रस 3 दिन की स्टेज होती है, ठीक है भाई। यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बनना शुरू होएगा, यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम कंप्लीट बन जाएगा। अगर ये निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, 21 दिन के बाद यहाँ से 1 से लेके जैसे 21 दिन हो जाएंगे तो 21 दिन के बाद ये कार्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉयड होके बाहर आना शुरू होगी। जैसे नॉर्मल आप मादाओं में, महिलाओं में देखते हैं तो पीरियड्स आ जाते हैं, पर पशुओं में ऐसा कुछ नहीं होता। 21 दिन के बाद दोबारा से मधचक्र आ जाता है, सेम की सेम बातें, मधकाल आ जाता है, सेम बातें शुरू हो जाती है। एक चक्कर एक खत्म हुआ, दूसरा आया, 2 मधकाल के बीच का समय क्या कहलाता है, मधचक्र कहलाता है। अगर ये पूरी क्रिया करवाने में मनुष्य कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है तो वो कृत्रिम गर्भाधान है, और अगर अपने आप हो रहा है तो वो क्या, प्राकृतिक गर्भाधान है। आज की बात यहीं स्टॉप करते हैं। इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे बता दिया है, इसके बाद आगे आपके पढ़ देंगे कि कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है, कैसे कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।